अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। रमजान महीना शुरू होने से पहले दरगाह इलाके के सभी डीपीओ की दुरुस्ती की जाए, ऐसे मांग का निवेदन लोक श्रेय मित्र मंडल की ओर से आज तारीख 28 फरवरी 2025 शुक्रवार के रोज दरगाह इलाके जोन क्रमांक 3 के कनिष्ठ अभियंता रवि मुड़े इन्हें एक शिष्टमंडल द्वारा दिया गया है। इस समय शिष्टमंडल में लोक श्रेय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार, अमजद खान, शेख शफी, सैयद सत्तार, शेख मदार भाई आदि शामिल थे। सेलू नगर पालिका की मूल्यवर्द्धि के खिलाफ सेलू शहर में न्यू ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से उप विभागीय अधिकारी सेलू के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन भेजा गया है। उसमें कहा गया है कि किराया वृद्धि और मूल्य वृद्धि व्यापारियों को ध्यान में न रखते हुए बड़े पैमाने पर की गई है और इसके कारण व्यापारियों को व्यापार से बाहर जाना पड़ेगा। व्यापारियों का आरोप है कि उनमें से कई को तो भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सेलू शहर के व्यापारियों ने आज सेलू शहर पूरी तरह से सख्ती से बंद रखा। दोपहर लगभग 3 बजे सेलू उप विभागीय अधिकारी और नगर पालिका के प्रमुख को निवेदन दिया गया। उस पर अमरवीर सिंह बब्बर, गणेश भिसे, दीपक डायमा, सैयद रियाज भाई, शेख रफीक भाई, सुहास पंडित, विशाल संगई, राजेश परतानी, दिलीप बादाड़े, सुमित व्यास, प्रकाश रेडे, जनार्दन फंड, द्वितेश शाह, अब्दुल सत्तार बागवान, सैयद मुश्ताक रब्बानी, शेख रहीम, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद सलीम, इस्माइल कुरैशी, वसंत तमखाने, हेमंत दरेकर, संतराम कास्टे, अरुण भुतड़ा, ईश्वर जैन, गोलू पटवारी, परवीन मानेश्वर, अबरार खान पठान, इनके अलावा सेलू शहर के सैकड़ों व्यापारी के हस्ताक्षर मौजूद है। जिले में रेती बंद होने के कारण कई रोजगार बेरोजगारी में बदल चुके हैं, जिसके कारण इन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती नजर आते हुए देखते हुए यहाँ के बांधकाम कामगार और छोटे कारोबार जो बांधकाम पर जुड़े हुए हैं, इन सभी ने बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का इशारा देते हुए इसका परिणाम अगर कुछ होगा तो उसके लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, ऐसा निवेदन जय हो बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था की ओर से आज तारीख 28 फरवरी 2025 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर को और जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष ललित गांधी इन्हें निवेदन देकर मांग की गई है। दिए गए निवेदन पर इस समय मोहम्मद अब्दुल्ला राज, मोहम्मद हुसैन कौसर, नोमान हुसैनी और वसीम बेलदार, सलीम इनामदार, शेख इनूस, बाबू भाई बेलदार, सदरू भाई बेलदार, इब्राहिम भाई आदि इस समय मौजूद थे। हमने आज जिला कलेक्टर साहब को और अल्पसंख्यक के जो चेयरमैन है ललित गांधी साहब, उनको भी हमने निवेदन दिया है कि हमारा परभनी शहर जो तो मजदूरों का, मिस्त्रियों का, कारपेंटरों का शहर है। गुज़िश्ता 6 महीने से यहाँ पर रेती यानी वाड़ू का व्यवहार कारोबार बंद है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता भी परेशान है और यहाँ के मिस्त्री, यहाँ के लेबर और ये बिल्डिंग काम बंद होने की वजह से बिल्डिंग के तहत जितने भी कारीगर आते हैं, ये मिस्त्री हो, गौंडी हो, मजदूर हो, कारपेंटर हो, वर्कशॉप के काम का हो, दरवाजे के काम का हो, फर्शी के काम का हो, ये सब लोग उससे मुतासिर है और उनकी जो माशी हालत एकदम दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हमने इसीलिए गवर्नमेंट से कहा कि गवर्नमेंट का इसके पहले कलेक्टर साहब ने निवेदन निकाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर स्टे दिया है। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि रेती का जो स्टे गवर्नमेंट ने लगाया है ये गरीबों के हित में फ़ौरन उठाया जाए और परभनी शहर की रेती चालू की जाए। इब्राहिम भाई, हम सब लोगों ने कलेक्टर साहब से ये चर्चा की कि जो आपने 2024 में रेती के टेंडर निकाले थे तो वो टेंडर का क्या हुआ। नोटिस बोर्ड पर तो टेंडर की नोटिस लगी और बाद में वो नोटिस रद्द हो गई। तो माननीय जिला अधिकारी साहब ने उसमें बताया है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले अगर से रेती के कहीं टेंडर निकले थे तो वो रेती के टेंडर परभनी ज़िले में निकले थे, लेकिन राज्य गवर्नमेंट की कुछ रेती का धोरण बदलने से वो टेंडर कैंसिल कर दिए गए और बहुत ही जल्दी 8 से 10 दिन में वो टेंडर वो इशू करने वाले। हमारा ये बोलना है कि रेती राज्य गवर्नमेंट जो चालू कर रही है और जो टेंडर उसने रद्द किए, क्या वो वैसा ही गुजरात पाइथन चालू कर रही है 5 साल को एक बार टेंडर। तो ये जो टेंडर रद्द किए वो टेंडर का उन्होंने ना कोई प्रेस को बताया, ना प्रिंट मीडिया को बताया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताया। तो हमारा ये बोलना था कलेक्टर साहब से मेन मुद्दा कि जो रद्द करे हमको उसका कारण बताओ क्या। तो ठीक है, चलो उन्होंने बोले 10 दिन में चालू हो जाएगा।
और रही अब यहाँ ये अल्पसंख्यक का ज़िला है, परभनी ज़िला, यानी कि अल्पसंख्यक का ज़िला है या गौर गरीब तबका है, तो 70% यहाँ मजदूरी काम करने वाले लोग हैं। तो हमारी हमेशा ये तड़प होती है कि वो 70% लोगों को आराम कैसे मिले। उनको आराम कब मिले? जब रेती चालू हो और रेती की कीमत दर 4,000 से 5,000 हो, तो गरीब से गरीब आदमी भी अपना पक्का मकान बन सकेगा, है कि? तो हमने इससे पहले निवेदन दिया था 9/10/2024 को, तो वो निवेदन का कलेक्टर साहब ने पाठ पुरावा किया था और हमको भी एक कॉपी दी थी कि हमने इसमें टेंडर निकाल दिए। तो अभी हमको लगता है कि हमने आज जो 28/2/2025 को निवेदन दिया, तो इसका भी कलेक्टर साहब पाठ पुरावा करेंगे और यहाँ है तो 8-10 दिन में हमको भी ऐसा लगता है कि रेती के टेंडर हो जाएंगे, एक आधे महीने में रेती चालू हो जाएंगी। यहाँ के जो हरामखोर कॉन्ट्रैक्टर है वो कह रहे हैं कि परभनी शहर महानगर पालिका में एक है तो ठराव पास हुआ जिसमें उनको बताया गया है कि 70% मट्टी और 30% सेंड यानी कि रेती का इस्तेमाल करने का। तो मैं ये हरामखोर कॉन्ट्रैक्टरों से ये बात कहना चाहता हूँ, तुमने परभनी शहर का पूरा धिंगाना करके रख दिया। आज हम परभनी शहर में हमको मुंह को मास्क लगा के निकलना पड़ रहा है। जिस एरिया से गुजरे उस एरिया में सिवाय डस्ट के कुछ है क्या? धूल के कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। लोग आज रास्तों पे निकल रहे कि महानगर पालिका को टैक्स मत दो, तो बदतर हालत ये प्रशासन ने परभनी शहर की है। यहाँ के पूरे जो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो गवर्नमेंट के हरामखोर कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने है तो ये सीमेंट खा रहे हैं, गिट्टी खा रहे हैं, मीटल खा रहे हैं। ये बुजुर्ग लोग हैं वो है तो यहाँ दम घुटने की शिकायत से मर जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आज शहर के चौराहे पे पूरे काम चालू है तो पूरी वो गंदी मिट्टी गिरे हुई है और वो गंदी मिट्टी में सीमेंट डालने का काम कर रहे। तो हम महानगर पालिका के आयुक्त साहब से भी ये मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे रेखेवार साहब थे जो ऑन द स्पॉट जाके उन्होंने तो ब्लैक लिस्ट करते थे कॉन्ट्रैक्टरों को, तो वैसा ही ये आयुक्त साहब को भी एसी में नहीं बैठना चाहिए, रास्ते पर निकल के वो जो हरामखोर कॉन्ट्रैक्टर है उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। कब तक ऐसा चलेगा? आज एक नाली पे स्लैब डाल दिया जाता है, 15 दिन के बाद फूट जाता है। कलेक्टर साहब ने हमको बड़े इत्मीनान से कहा है कि 10 से 12 दिन में वो राज्य गवर्नमेंट का हमको सूचना आएगी और हम इसमें टेंडर करेंगे और बहुत हो गया 1 महीने में रेती चालू करेंगे। वाळू साठे बंद असल्यामुळे आणि त्याच्यावर स्थगिती आल्याने परभणी शहरातील व जिल्ह्यातील जनता, कामगार ज्या काही त्याच्या संदर्भात येतात क्षेत्र, असे लोक बेरोजगार होत आहे। ते बेरोजगारीमुळे उद्याच्याला उपासमारीची वेळ आल्यानंतर एखादे काही अपघात, चोऱ्या, डाके असे होऊ नये त्यासाठी आम्ही म्हणतो मेहनतीने ते कामही करायला। त्यांच्या लेकरबाळाचा प्रश्न आहे, त्यामुळे हे वाळू धक्के, वाळूचा टेंडर कसं काढता येईल ज्या नियमाप्रमाणे करा, जशी त्याला स्थगिती ते उडवा। कारण की आज अशी स्थिती आहे, गुजरातून वाळू यायली आणि परभणीची वाळू भेटना, म्हणजे त्याच्यामुळं लोक त्रस्त आहेत। त्यातल्या व्हायली वाळू नसल्यामुळे काही बांधकाम शहरामध्ये व्हायलेत, सरळ ते ह्याच्या डस्टमुळं ते निष्ठुर काम व्हायलेत। त्यामुळे बी हे अशी परिस्थिती बघून माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी हा निर्णय घ्यावा चालू करण्यासाठी। त्यासाठी आज रोजी आम्ही महाराष्ट्राचे जैन समाजाचे आयोग ललित भैया गांधी यांना देखील निवेदन दिले आणि वाळू सुरू करावे ही अपेक्षा आहे। परभणी येथे आले असता त्यांना देखील निवेदन दिले। धन्यवाद। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में सौंपने के संदर्भ में आज तारीख 28 फरवरी 2025 के रोज महाबोधि महाविहार संयुक्त आंदोलन समिति, सनातन धम्म एवं सहयोगी बौद्ध संगठन संयुक्त की ओर से निवेदन राष्ट्रपति को जिला कलेक्टर द्वारा निवेदन दिया गया है। निवेदन में कहा है कि पिछले 12 फरवरी से बौद्ध गया टेम्पल के पास देश भर के विभिन्न बौद्ध संगठन के द्वारा बौद्ध गया महाविहार पूर्ण तरह से बौद्धों के हवाले करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बिहार राज्य के राज्यपाल
अलंकर ने भी बौद्ध गया आकर बौद्ध गया को शिवालय कहकर महंत ब्राह्मण के कब्जे में मान्यता दी है। इसलिए राज्यपाल पद से आसीन व्यक्ति को भी ये शोभा नहीं देता, उन पर भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए प्रमुख दो मांगों को लेकर, जिसमें महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 के तुरंत प्रभाव से रद्द कर नए सिरे से कानून बनाकर ये पवित्र बौद्ध स्थान भारत के बौद्धों के हवाले किया जाना चाहिए। महंत ब्राह्मण की कोठी ये सम्राट अशोक के राजमहल पर बनाई गई है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण फ्रांसिस बुकानन के दस्तावेजों में प्रमाणित होता है। इस स्थल पर उत्खनन कर उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। सम्राट अशोक से ही भारत की वास्तविक पहचान है और महंत के कोठी में जो शाक्य मुनि तथागत बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां तथा शिलालेख है, उन्हें तुरंत बोध गया स्थित ग्रंथ संग्रहालय में स्थानांतरित किया जाए। ऐसे विभिन्न मांग की गई है। ये मांगे पूरी नहीं करने पर आंदोलन किया जाएगा, ऐसा निवेदन लखन चौहान, विकास माने, विकास जाधव, रवि सरकटे, बाला साहेब शेरजुड़े, सुनील शिंदे के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद। फर्जी दस्तावेज जमा करके जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। परभनी में भी ये मामले सामने आए हैं और सबूत दस्तावेज पुलिस प्रशासन को सौंपे गए हैं। भाजपा नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शुक्रवार 28 फरवरी को मांग की है कि मामले की जांच की जानी चाहिए और 48 घंटों के भीतर मामला दर्ज किया जाएगा, गुना दर्ज किया जाएगा। पूर्व सांसद की मांग है कि दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए गए हैं और किरीट सोमैया ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ही जारी किए जा रहे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर राज्य भर में विभिन्न जिलों का दौरा किया है। कुछ महीने पहले परभनी आए किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि 3202 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। फिर शुक्रवार 28 फरवरी को पूर्व सांसद किरीट सोमैया परभनी आए। उन्होंने नवा मोटा पुलिस थाने में पुलिस से चर्चा की। इस अवसर पर कमल किशोर अग्रवाल, डॉक्टर केदार खटिंग, बाला साहेब जाधव, संजय कुलकर्णी, मंगल मुदगलकर आदि उपस्थित थे। पुलिस से चर्चा के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर बोलते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि परभनी में तहसील कार्यालय से प्राप्त आवेदनों में से केवल 12 आवेदन रद्द किए गए हैं। शुरुआत में जब 200 आवेदनों की जांच की गई तो उसमें 13 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जन्म प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड के आधार पर ही जारी किए जाते हैं। इसके लिए उन्होंने दोषी ठहराए हुए तहसीलदार पर भी गुना दाखिल करने की बात इस समय संवाददाता से कही। परभणी शहरात 32 से 2 उशिरा जन्म नोंदणीसाठी ते अर्ज आले, त्यापैकी फक्त 12 अर्ज रद्द झाले। बाकी सगळ्यांना तहसीलदाराने त्यांचा जन्म परभणीमध्ये 60 वर्षापूर्वी, 70 वर्षापूर्वी, 42 वर्षापूर्वी झालेला आहे असं सर्टिफिकेट दिलं। मी त्यातले 200 अर्ज तपासले आणि माझ्या लक्षात आलं की महाराष्ट्रातला सगळ्यात भ्रष्ट घोटाळा परभणी येथे झाला आहे। म्हणजे या तहसीलदारांनी फक्त आधार कार्डवर त्याला भारताचं नागरिकत्व दिलं, त्या बांगलादेशीला फक्त आधार कार्ड, काही न तर आधार कार्ड पण नाही दिले, अर्जावर सही नाही केली, त्यांनाही नागरिकत्व दिलं। जन्माचा दाखला देणं म्हणजे भारतीयत्व देणं। आणि म्हणून या सगळ्या बांगलादेशींना सुमारे 3000 लोकांना, त्यापैकी 101 जेन्युइन आहेत, 29 ज्यांचा इथला जन्माचा काही संबंध नाही, पुरावा नाही, कागद नाही, डॉक्युमेंट नाही, तर ह्या तहसीलदार वर ह्या जे 29 लोकांनी जे इथले खोटे शपथपत्र देऊन नागरिकत्व मिळवायचा प्रयत्न केलाय, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा। मला विश्वास आहे येत्या 48 तासात गुन्हा दाखल होणार। एकूण किती मोठा आकडा असू शकतो? हे जर महाराष्ट्राचं सांगायचं झालं तर गेल्या जुलैपासून हे अधिकार तहसीलदारांना 2024 पासून आले। तर जुलै ते डिसेंबर दरम्यान महाराष्ट्रात 2,23,000 अर्ज आले। त्यातला 99% अर्ज हे मुस्लिम बांगलादेशींचे आणि त्यांचं नाव बांगलादेशचं। आणि यापैकी एक असं समजून घेऊ की फार कमी एखाद दुसऱ्यांनी आधार कार्ड, रेशन कार्ड सोडून काही दिलं, काहींनी शाळेचे दाखले दिले आहेत,
ते इथले असेल त्यांना मान्यता. 1 लाखहून अधिक बांगलादेशीने या अशा प्रकारचे अर्ध प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र मिळवले आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 12 ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. मालेगावमध्ये 28 लोक आत गेले आहेत. परभणीत 13. मध्ये काय झालं नेमकं, तुम्ही आता चर्चा करा मुद्दा असा आहे की हा विषय गांभीर्याने घेतलं पाहिजे आणि त्यासाठी मग DYSP, ॲडिशनल SP हे सगळे आलेले आहेत आणि त्यांनी मला प्रॉमिस केलं आहे की 48 तासात आम्ही प्राथमिक जी चौकशी करून कार्यवाही सुरू करू. गृह मंत्रालयाच्या मी जे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस दिले आहेत, मी तुम्हाला सगळ्यांना एकाला हे PDF पाठवतो, तुम्ही बघा की तुम्हाला कळेल की कशा प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे. हे मी तुम्हाला द्यायला सांगतो, देतो, नंतर देतो, हे नंतर तुम्हाला देऊन 100% होणार. आणि मला 100% विश्वास आहे की महाराष्ट्रात हे जे 2 लाख बांगलादेशींनी अशा पद्धतीने घुसायचा प्रयत्न केला, देवेंद्र फडणवीस हे सफल होऊ देणार नाही. आता गुन्हा दाखल करा तुम्ही अधिकाऱ्यांवर म्हणताय का ज्यांनी बोगस सर्टिफिकेट काढले त्यांच्यावर काय मागणी केली? वास्तविकरित्या यात ज्यांनी मदत केली, कारण की एकदा तपास सुरू झाल्यानंतर आपल्या हातात काही नसते. जसं मालेगावमध्ये वकिलाला दाट टाकलं, कोर्टाने वकिलाला जामीन दिला नाही, एजंट नायब तहसीलदारला फरार घोषित करण्यात आलं. तर एकदा सुरू झाल्यानंतर जर तहसील कचेरीचे लोक इन्व्हॉल्व असेल तर त्यांच्यावर पण कारवाई होणार. जसं सिल्लोडला उपजिल्हाधिकारी खान यांनी फक्त आधार कार्ड याच्या समोर 800 बांगलादेशीने सर्टिफिकेट दिले. तर त्यांना पोलिसांनी माफ करायचं तर करणार, मी माफ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांच्यावर पण कारवाई होणार आणि इथल्या तहसीलदारावर पण कारवाई होणारच. CA आणि NRC हा कायदा मग जोरावर घेण्याची अशी गरज वाटते का? त्याचा काही संबंध नाही ना, कारण की 1969 मध्ये हा कायदा आला. त्यानंतर तुमचे माझे आई वडील आजी आजोबा त्यांच्याकडे पण जन्म प्रमाणपत्र नव्हतं, तर सगळ्यांनी घेतले. आणि हे जे अर्ज आले 2 लाख, तर महाराष्ट्रात मूळ मुस्लिम तर कोट्यावधी असेल, हिंदू कोट्यावधी आहेत, त्यांच्या कोणाचेच नाही आले. 2 लाखच लोकांचे आले आहेत. म्हणजे याताने NRCचा संबंध नाही. हे तर बांगलादेशींना आता महाराष्ट्राला मग सिल्लोड असो, मालेगाव नंतर सिल्लोड, अमरावती, अकोला, परभणी हे यांना टार्गेट केलं आहे आणि त्याचा मुकाबला करायचा आहे आम्हाला. पण हे सर्व प्रकार जुलैपासूनचे झालेले आहेत. हो, कारण की हा जो कायदा जो आहे त्याच्यात आधी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला पॉवर होते, अधिकार होते. हे 2024 मध्ये जिल्हा मॅजिस्ट्रेटला, DM ला आणि त्यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी तहसीलदारला दिले. लोकसभेची निवडणूक चालू होती म्हणून त्या आचारसंहिता प्रचार. तर जुलै नंतर हे 2,23,000 पैकी 2 लाख अर्ज जुलै ते डिसेंबर दरम्यान आले. घुसखोरांनी हाच फायदा घेतला का ही सगळी प्रक्रिया सुरू असताना? सर्टनली, कारण की तहसीलदार कार्यालयात हजारो अर्ज, म्हणजे एकेका दिवसात 150 लोकांची सुनावणी केली तहसीलदारनी, असं दाखवलं आहे. इज इट पॉसिबल? सवालच नाही आहे. हे मिलीभगतनी झालेलं आहे. पुण्यात जो काही एक वेगळा प्रश्न, पुण्यात बलात्काराची जी घटना झाली त्याच्यानंतर परभणी सुद्धा तशी जी घटना झाली. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज खान साहब बिल्डिंग के पीछे दरगाह रोड परभनी 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।